हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूं आपका सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर रोज द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इन डेप्थ एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी आज की सबसे पहली न्यूज़ से। तो पहला न्यूज़ है हमारा, फूड इन्फ्लेशन स्पाइक्स इन अर्बन इंडिया नियर्स 9%। इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के लिए ही इन्फ्लेशन टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फूड इन्फ्लेशन जो होता है हमारा, वो हमारे डेली कंजम्पशन में जो फूड प्रोडक्ट्स बेवरेजेस जो हम कंज्यूम करते हैं उनका एक सेट ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स होता है जिसके इन्फ्लेशन को जब हम मेजर करते हैं तो हमारा फूड इन्फ्लेशन जो है वो निकलता है, जिसको हम रिटेल इन्फ्लेशन या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। तो इंडियाज कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन यानी सीपीआई eased to a tad to 1-year low of 4.75% in May from 4.83%, but food price rise remained unchanged at 8.7%। तो इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का एक सर्टेन जो कंपोनेंट होता है वो फूड प्राइस इंडेक्स या फूड इन्फ्लेशन होता है, जो कि उतना ही रहा। फूड प्राइस राइज जो था वो 8.7% पे ही रहा, लेकिन ओवरऑल अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखें तो वो थोड़ा कम हुआ है। तो रिटेल इन्फ्लेशन यानी फूड प्राइस इन्फ्लेशन स्टूड एट 4.31% इन May 2023 विद फूड प्राइस राइजेस लेस देन 3%। पूरा यही न्यूज़ के बारे में और चीज़ें दी गई हैं। तो अब हम समझते हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन जो होता है वो एक्चुअली में क्या होता है। तो रिटेल इन्फ्लेशन, ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, tracks the change in retail prices of goods and services which households purchased for their daily consumption। यानी आपके हमारे जैसे लोग जो डेली कंजम्पशन में जो फूड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसके प्राइस में क्या चेंज आता है उसको हम मेजर करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, उसके रिटेल प्राइस में। यानी जो एमआरपी हम पे करते हैं कि आज अगर एक चॉकलेट जो है वो ₹20 का है और कल जाकर के अगर वो ₹40 का हो जाता है, तो उसमें क्या उसका ये जो चेंज हुआ इसी को हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कि कंज्यूमर जो प्राइस पे करता है उसमें क्या चेंजेस आते हैं वो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। मेजर कौन करता है? तो द सीपीआई मेजर्स इन द प्राइस लेवल ऑफ अ मार्केट बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय हाउसहोल्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो दोनों गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों ही यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। और यही मेजर डिफरेंस है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स में, कि होलसेल प्राइसेस की जब हम बात करते हैं होलसेल कंजम्पशन की, तो वहां पर सर्विसेज इंक्लूड नहीं होता है, और कंज्यूमर प्राइसेस की जब हम बात करते हैं तो गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया या जो सैलून सर्विसेज हो गया, वो कोई गुड्स ऑफर नहीं करते हैं, वो सर्विसेज ऑफर करते हैं, तो उसको हम इंक्लूड करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। इंडिया यूजेस सीपीआई एज द प्राइमरी मेजर ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन। कि इंडिया में रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए जो प्राइमरी इंडेक्स यूज होता है वो होता है रिटेल इन्फ्लेशन या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो क्या क्या कंपोनेंट्स हैं सीपीआई के? तो फूड एंड बेवरेजेस, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट, क्लोथिंग एंड फुटवेयर एंड मिसलेनियस आइटम्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ये आ जाता है सर्विसेज में। आप खुद सोचिए कि होलसेल के लिए एजुकेशन और हेल्थ केयर इन सब का कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कंज्यूमर्स हैं, रिटेल कंज्यूमर्स हैं, आप, मैं, हम लोगों के लिए एजुकेशन, अगर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बढ़ेगा तो आने वाले टाइम में जो बच्चे होंगे उनके एजुकेशन पे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, हेल्थ केयर का कॉस्ट बढ़ेगा तो हमारा डेली एक्सपेंसेस बढ़ेगा। तो ये रिटेल कंज्यूमर्स को इम्पैक्ट करता है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जो सर्विसेज होते हैं, इसीलिए इनको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इंक्लूड किया जाता है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो परसेंटेज के रूप में कैलकुलेट किया जाता है, जो कि एक कंपैरिजन होता है ऑफ जनरल प्राइस लेवल इन द मार्केट इन अ पर्टिकुलर पीरियड फ्रॉम टाइम फ्रेम इन द पास्ट। एक बेस ईयर होता है जो कि एट प्रेजेंट हमारा 2012 है,
और 2012 में एक सर्टेन बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का क्या प्राइस था और 2024 में उसका क्या प्राइस है, उस हिसाब से कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। यानी अगर हम फॉर्मूला देखें तो कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द करंट ईयर divided by cost of fixed basket of goods and services in the base year into 100, यानी cost in current financial year divided by cost in base financial year into 100, ये हो जाएगा हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। और इंडिया में कौन कैलकुलेट करता है, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है, वो कैलकुलेट करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑल इंडिया लेवल पे भी और स्टेट वाइज भी। और कंबाइंड भी प्रोड्यूस जो रूरल एरियाज का होता है, अर्बन एरियाज का होता है, उन सब का अलग अलग डेटा भी जो है वो कंपाइल किया जाता है और कंबाइंड डेटा भी कंपाइल किया जाता है। इसके अलावा आपको सीपीआई के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीपीआई का वैल्यू की जहां तक बात है तो जनरली यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम वो वैल्यू जो है वो चेंज होता रहता है, तो इसीलिए। लेकिन हाँ, कौन कैलकुलेट करता है, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, क्या उसका बेस ईयर है, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आज अब देखते हैं हमारा अगला न्यूज। पीएम टू अटेंड G7 आउटरीच in Italy, all eyes on possible interaction with Zelensky and Trudeau। तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपने थर्ड टर्म का ओथ लिया है और पहला जो उनका फॉरेन विजिट है वो इटली में होने वाला है G7 समिट के लिए, जहां इंडिया को एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया है। क्योंकि G7 का इंडिया एक मेंबर नहीं है ऑफिशियली, बट गेस्ट्स को वो लोग इनवाइट करते हैं, जो होस्ट कंट्री होती है वो गेस्ट को इनवाइट करती है। तो इटली इस बार होस्ट कर रहा है और वहां पे G7 मीट के लिए इंडिया को इनवाइट किया गया है। तो वहां अब इंडिया की मुलाकात जो होगी वो जेलेंस्की यानी यूक्रेन के प्रेसिडेंट और ट्रूडो यानी कनाडा के प्रेसिडेंट, इनके साथ होगी। तो क्या क्या चीजें आगे होंगी वो इंटरेस्टिंग होगा इंडिया के आने वाले फॉरेन पॉलिसी के लिए। तो क्योंकि अब G7 न्यूज में है तो हम थोड़ा जान लेते हैं कि G7 जो होता है वो क्या होता है। तो G7 is an intergovernmental organization comprising 7 of the world's largest advanced economies। 7 कंट्रीज का ग्रुप है जो कि G7 को फॉर्म करता है, जो दुनिया की लार्जेस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं वो लोग हैं। They collaborate on a wide range of global issues including economic policy, international security and climate change। और कौन कौन इसके मेंबर्स हैं, तो इसके मेंबर्स जो हैं वो हो जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान। और ये आपको याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो G7 के मेंबर हैं, तो और उसमें कोई एक ऑप्शन दे देगा जो आपके पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया ही दे दिया और आपको पता है कि इंडिया जो है वो इन्वाइट किया गया है, तो मन में ये कंफ्यूजन हो सकता है कि हाँ, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर G7 समिट को अटेंड करने गए थे तो हो सकता है कि इंडिया भी उसका एक मेंबर हो, लेकिन ऐसा नहीं। आप देखिए जेलेंस्की से वहां पे मुलाकात होगी, मतलब यूक्रेन भी इन्वाइटेड है, लेकिन यूक्रेन भी जो है वो ऑफिशियल मेंबर नहीं है। तो the G7 serves as a forum of dialogue and decision making among the world's most influential democracies। इसके अलावा कौन कौन सी कंट्रीज इंडिया के अलावा इस बार इन्वाइटेड हैं, तो अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, इजिप्ट, केनिया, मॉरिशेनिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टूनिशिया, तुर्की एंड यूएई, ये सारी कंट्रीज भी जो है वो इन्वाइटेड है और यूक्रेन भी जो है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा G7 कंट्रीज के साथ। तो अब G7 के बारे में जब हम जान रहे हैं तो थोड़ा जान लेते हैं कि इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ हैं, कैसे काम करता है ये। तो G7 जो है उसका कोई ऑफिशियल हेडक्वार्टर नहीं है। जिस भी कंट्री में इसका समिट स्केड्यूल्ड होता है वो ही कंट्री सारी चीजें ऑर्गेनाइज करती हैं। तो अगर आपको याद हो तो पिछले साल इंडिया ने G20 का समिट होस्ट किया था और इंडिया जो होस्ट था, G20 में भी कोई फॉर्मल सेक्रेटेरिएट नहीं होता है। तो दोनों के बीच में ये सिमिलैरिटी है
कि दोनों में ही कोई फॉर्मल सेक्रेटेरिएट नहीं होता है, और जो भी कंट्री उसको होस्ट करती है, तो जो भी अरेंजमेंट्स करने होते हैं वही कंट्री करती है। तो G7 के जो मेंबर्स हैं आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट IMF एडवांस्ड इकोनॉमीज एंड वेल्दीएस्ट लिबरल डेमोक्रेसी, और 2020 के हिसाब से दे अकाउंट फॉर अ लिटिल ओवर 50% ऑफ द ग्लोबल नेट वेल्थ, 32 to 46% of global GDP and about 770 million और 10% of the world's population। और अगर आपको याद हो तो BPSC में जो 69 BPSC का पेपर था उसमें G20 से रिलेटेड ऐसे ही स्टेटमेंट्स दे करके क्वेश्चन आया था कि 2/3 ऑफ द वर्ल्ड GDP जो है वो G20 होल्ड करता है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसा डेटा जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। G7 का कोई फॉर्मल चार्टर या सेक्रेटेरिएट नहीं है, प्रेसिडेंसी जो होती है वो रोटेट होती है मेंबर कंट्रीज के बीच में, और वो ही सेट करते हैं एजेंडा कि क्या क्या एजेंडा जो है वो हमें डिस्कस करना है आने वाले समिट में। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है स्टडी रैंक्स इंडिया सेकेंड इन नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन। तो अगर आपको नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में पता है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, इसको हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि थोड़ा एक हेवीनेस की फीलिंग ये जनरेट करती है हमारे बॉडी में अगर हम इसको इनहेल कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपने मूवीज में देखा होगा कि लोग जब नाइट्रस ऑक्साइड इनहेल कर लेते हैं तो वो हंसने लगते हैं, तो इसी वजह से इसको हम लाफिंग गैस बोलते हैं। तो अभी एक स्टडी हुई है जिसमें कि इंडिया को सेकेंड रैंक किया गया है पूरे वर्ल्ड में नाइट्रस ऑक्साइड के एमिशन में, और ये एक पोटेंशियल लीथल ग्रीन हाउस गैस है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि नाइट्रस ऑक्साइड के एमिशन को हम कंट्रोल कैसे करें। तो अगर इंडिया जो है वो सेकेंड रैंक पे है तो पहले रैंक पे कौन है? पहला है हमारा चाइना, और टॉप 10 एमिटर्स को अगर हम देखें तो चाइना, इंडिया, यूएस, ब्राजील, रशिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, टर्की एंड कनाडा। ठीक है, और इंडिया जो है वो नियरली 11% ऑफ सच ग्लोबल मैनमेड एमिशंस जो है 2020 का डेटा है, ये लेटेस्ट डेटा भी नहीं है, कि 2020 में इंडिया ने 11% ऑफ द वर्ल्ड नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन किया था, यानी पूरे वर्ल्ड में जितना एमिशन हो रहा था उसका 11% सिर्फ और सिर्फ इंडिया से जा रहा था, वो भी मैन मेड एमिशंस, क्योंकि नेचुरल कॉजेज की वजह से भी नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन होता है। लेकिन यहाँ जो स्टडी की गई उसमें हम सिर्फ मैन मेड कॉजेज को स्टडी कर रहे थे, ना कि नेचुरल कॉजेज को। तो द मेजर सोर्स ऑफ दीज एमिशंस कम्स फ्रॉम फर्टिलाइजर यूसेज अकॉर्डिंग टू अ ग्लोबल असेसमेंट ऑफ N2O emissions published in the journal Earth System Science Data। तो कभी कभी ऐसे जर्नल्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग में रखने से आपके लिए अच्छा होगा। तो 2022 में द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक N2O रीच्ड अबाउट 25% अबव द लेवल्स सीन बिफोर द इंडस्ट्रियल एज, कि जब इंडस्ट्रीज की शुरुआत हो रही थी उसके पहले जितना एमिशंस होता था उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उससे यानी कि उससे 25% ज़्यादा इंक्रीज कर चुका है प्रेजेंट टाइम्स में। इन कंपैरिजन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड was 417 पार्ट्स पर मिलियन इन 2022। तो यहाँ वैसे नाइट्रस ऑक्साइड की बात हो रही है, बट कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो एमिशन है वो भी इंक्रीज हो रहा है इन द प्रेजेंट times. So this means that the current level of carbon dioxide in the atmosphere is 1,000 times more than that of nitrous oxide, making carbon dioxide reduction a bigger priority for countries trying to contain climate change। कि कार्बन डाइऑक्साइड में जो इंक्रीज हो रहा है वो नाइट्रस ऑक्साइड के इंक्रीज से 1000 गुना ज़्यादा है, इसी वजह से जो कंट्रीज हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा प्रेफर करती हैं कि उसके एमिशन को हमें रिड्यूस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन बिकॉज नाइट्रस ऑक्साइड स्टेज लॉन्गर इन द एटमॉस्फेयर एंड इज राइजिंग रैपिडली, scientists in the recent years have been warning that it must also be tackled with greater sense of urgency। कि क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड ज़्यादा समय तक हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है, यानी उसका जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए नाइट्रस ऑक्साइड को भी कंट्रोल करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि इसके भी जो इम्पैक्ट होते हैं हमारे हेल्थ पर वो बहुत हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा समझते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड के जो एमिशंस हैं वो किस वजह से होते हैं और बाकी क्या चीज़ें
और इस रिपोर्ट में बोली गई हैं। तो N2O emissions from human activities have increased by 40%, 3 million metric tons of N2O per year in the past 4 decades। कि पिछले 4 सालों में जो एमिशन है N2O का वो 40% से बढ़ गया है, with growth rates between 2020 and 2022 higher than any previous period since 1980 when reliable measurements began। कि 1980 के पहले कोई भी नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन का मेजरमेंट नहीं करता था, बट उस समय से लेकर के अभी तक ये जो 2020 से 2022 तक का पीरियड है उसमें नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन सबसे ज्यादा हुआ है। तो N2O emissions from human activities are responsible for 6.4% of the effective radiative forcing of the greenhouse gases, have added about 0.1 degree Celsius to the current global warming। और कहाँ से क्या क्या सोर्सेज हैं इसके? तो सबसे पहला एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जिसमें कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं जैसे कि अमोनिया, एनिमल मैन्योर, जो कि 74% ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक N2O emissions को कंट्रीब्यूट करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि नाइट्रस फर्टिलाइजर्स जो हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, वो कम से कम यूज करें, क्योंकि उससे जो नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन होता है वो बहुत हार्मफुल होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। थोड़ा आप नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि नाइट्रस ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो इट इज अ कलरलेस, ओडरलेस एंड नॉन फ्लेमेबल गैस। लेकिन भले ही ये नॉन फ्लेमेबल है, बट इसको ये जो है वो कंबशन को सपोर्ट करता है उतने ही एक्सटेंट तक जितना कि ऑक्सीजन। ये बात तो आप जानते होंगे कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। बिल्कुल वैसे ही जितना कैपेसिटी ऑक्सीजन के पास होती है, जितनी कैपेसिटी आग प्रोड्यूस करने की, उतनी ही कैपेसिटी जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड के पास भी होती है। इट लीड्स टू अ स्टेट ऑफ यूफोरिया, एक्सप्लेनिंग इट्स निकनेम द लाफिंग गैस। वाटर सोल्यूबल गैस है जिसके वेपर्स आर हेवियर देन एयर। और क्या क्या एप्लीकेशंस है इसके? तो डेंटिस्ट के द्वारा इसको यूज किया जाता है और मेडिकल प्रोफेशनल्स के सिडेट करने के लिए, लोगों को जब कोई सर्जरी करनी होती है, किसी तरीके का कोई मेडिकल प्रोसीजर करना होता है, तो उस एरिया को सिडेट करने के लिए, सुन्न करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा, प्रोपेलेंट की तरह यूज किया जाता है फूड एरोसोल्स में। और तीसरा, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज किया जाता है इंजन परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए। तो ये एप्लीकेशंस आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार आपसे बहुत सारा एप्लीकेशंस दे देगा और उसमें पूछेगा कि इसमें से कौन कौन से एप्लीकेशंस जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड के हैं। तो थोड़ा दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन पर। तो पहला जो एडिटोरियल है हमारा, आज एक ही एडिटोरियल है, वो है टैकलिंग द फैटी लिवर डिजीज एपिडेमिक। यहाँ बात हो रही है कि अभी रिसेंटली इंटरनेशनल फैटी लिवर डे जो है वो मनाया गया, जिसका की थीम था एक्ट नाउ स्क्रीन टुडे। कि कैसे धीरे धीरे करके हमारे वर्ल्ड में, इन द वर्ल्ड दैट वी लिव, लिवर डिजीजेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है। कि जो जिस तरीके का कंजम्पशन हम करते हैं, फूड कंजम्पशन या ड्रिंक कंजम्पशन जो हम करते हैं, खास करके अल्कोहल वगैरह, तो वो हमारे लिवर के लिए कितना हानिकारक है। और लिवर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। वैसे तो सारे ही ऑर्गन्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट लिवर जो है उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता है जनरली, क्योंकि ऐसी जो सिचुएशंस होती हैं उनका इम्पैक्ट जो है वो धीरे धीरे नजर आने लगता है, एकदम इमीडिएटली नजर नहीं आता है। तो द थीम फॉर इंटरनेशनल फैटी लिवर डे is Act Now Screen Today, which highlights the urgency of addressing liver diseases, particularly non-alcoholic fatty liver disease। कि बिना अल्कोहल के कंजम्पशन के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फैटी लिवर शिकार होते हैं, उनके उस चीज को हमें एड्रेस करने के लिए स्टेप्स लेने की जरूरत है। दिस इनिशिएटिव एम्स टू कैच द डिजीज इन इट्स अर्ली स्टेजेस when it is more manageable and before it progresses to severe conditions like cirrhosis and liver cancer। कि इसके पहले कि वो severe conditions तक पहुंचे, जैसे कि cirrhosis और liver cancer, हमें early stages में ही, जब तक कि उसको manage करना possible है, वहीं पर उसको address करने की ज़रूरत है। तो the transition from associating liver disease primarily with alcohol to recognizing the impact of metabolic health
reflects advancements in medical research and understanding. मियरली इस बात को एक्नॉलेज करना कि अल्कोहल के अलावा फैटी लिवर डिजीज और भी कारणों की वजह से हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट है हमारे मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज इन इट्स मोर सिवियर फॉर्म NASH, आगे हम डिस्कस करेंगे NASH क्या है, आर नाउ नोन टू बी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू लिवर मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि ये NASH क्या है, जिसको कि MASLD या मेटाबॉलिक डिसफंक्शनल एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज भी बोला जाता है। ये फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बीमारी का नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ अगर पूछा जाए कि फैटी लिवर डिजीज जो, अगर आपको स्टेटमेंट दे दिया जाए कि फैटी लिवर डिजीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल के कंजम्पशन की वजह से ही होता है, तो वहां आपको याद करने रखने की जरूरत है कि नहीं, फैटी लिवर डिजीज जो है वो बिना अल्कोहल को कंज्यूम किए भी हो सकता है। तो ये जो फैटी लिवर डिजीज है that captures the metabolic origins and progression of fatty liver disease, including the crucial role of insulin resistance and other metabolic factors, कि किन किन चीज़ों की वजह से, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और अदर मेटाबॉलिक फैक्टर्स की वजह से जो है वो फैटी लिवर डिजीज हो सकता है। इंडिया में और ग्लोबली कितना प्रेवलेंस है फैटी लिवर डिजीज का, तो हाई प्रेवलेंस रेट्स ग्लोबली एंड इन इंडिया हाईलाइट द वाइड स्प्रेड नेचर ऑफ द डिजीज इन इंडिया। Significant percentage of the affected children is particularly alarming and indicates the need for early intervention strategies, कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी फैटी लिवर डिजीज का शिकार हो रहे हैं। छोटे बच्चे अल्कोहल तो कंज्यूम करते नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ कारण है ऐसा जो हम अभी तक एड्रेस नहीं कर पाए हैं, जिसका एक लिंक जो है वो बैठता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ। So the connection between fatty liver disease and metabolic syndrome is well documented. Managing risk factors like obesity, diabetes and hypertension is critical for treating non-alcoholic fatty liver disease. दूसरा है इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन को रेजिस्ट करती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस इज अ की ड्राइवर ऑफ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स लीडिंग टू फैटी लिवर डिजीज। इट causes excess glucose to be converted into fat which is stored in the liver, ultimately leading to liver disease, liver damage and impaired liver function. अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस करती है, और वो ग्लूकोज जो होता है वो आपकी बॉडी में फैट के रूप में स्टोर होने लगता है, और इस वजह से आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन को रेजिस्ट करने लगती है, और ये हमारे लिवर डैमेज का कारण बनता है। तो अब अर्ली डिटेक्शन से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो और कैसे हम कर सकते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ स्क्रीनिंग इंक्लूडिंग ब्लड टेस्ट एंड इमेजिंग कैन आइडेंटिफाई फैटी लिवर डिजीज बिफोर सिग्निफिकेंट लिवर डैमेज अकर्स। दिस प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी कैन प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज, कि हमें ब्लड टेस्ट जो है, ब्लड की स्क्रीनिंग करनी होगी, ब्लड की इमेजिंग करनी होगी इस चीज़ को देखने के लिए कि क्या हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में फैटी लिवर डिजीज के ट्रेसेस हैं या नहीं। और कैसे हम ये कर सकते हैं, तो एडवांस डायग्नोस्टिक टूल्स जैसे कि वेरिएशन कंट्रोल ट्रांजिएंट एलास्टोग्राफी को यूज करके हम लिवर की स्टिफनेस को टेस्ट कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं डिजीज प्रोग्रेशन विदाउट द नीड फॉर इन्वेसिव प्रोसीजर्स। दूसरा होता है पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। तो पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स कैन टेक इनटू अकाउंट इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर्स एंड एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन, और दिस अप्रोच इंश्योर्स दैट द ट्रीटमेंट इज टेलर्ड टू पेशेंट स्पेसिफिक नीड्स, इंप्रूविंग आउटकम्स। कि लोगों के हिसाब से हो सकता है आपकी लाइफस्टाइल अलग हो, मेरी लाइफस्टाइल अलग हो, बट बोथ ऑफ अस आर सफरिंग फ्रॉम फैटी लिवर डिजीज। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, इस तब भी आपको फैटी लिवर डिजीज हो गया है किसी कारण की वजह से। मैंने बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं किया है, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे फैटी लिवर डिजीज हो गया है। तो दोनों का जो अप्रोच होना चाहिए दोनों की डिजीज को ट्रीट करने के लिए वो अलग अलग होना चाहिए। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाएं। कैसे अच्छा खाना खाना, एक्सरसाइज करना, टाइम टू टाइम अपने बॉडी को एक्टिव रखना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जिसको कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बोलते हैं। अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट ईयर लाइफ मूवमेंट भी लॉन्च किया था, है ना,
कि लिविंग हेल्दी के लिए कि कैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके हम एक फिट लाइफस्टाइल, फिट इंडिया मूवमेंट कैसे हम अपना सकते हैं, उस चीज के बारे में ये लाइफ मूवमेंट जो था वो था। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आर द कॉर्नरस्टोन ऑफ मैनेजिंग एंड प्रिवेंटिंग फैटी लिवर डिजीज। Healthy dietary choices, regular physical activity can significantly reduce the risk of developing non-alcoholic fatty liver disease and improve liver health। क्योंकि हर एक बॉडी ऑर्गन को जो है हमें हेल्दी रखने की जिम्मेदारी जो होती है वो हमारी होती है। तो हम क्या खा रहे हैं, किस तरीके की लाइफस्टाइल को, क्या हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं या हम बिल्कुल एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं, इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास होती है। तो भले ही आप, हो सकता है कि आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं ओकेजनली, लेकिन फिर भी अगर आप जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, हो सकता है आपको ये फैटी लिवर डिजीज ना हो। अगर आप नहीं भी कंज्यूम करते हैं बट आपकी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत सेडेंट्री है, आपके डाइटरी चॉइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें ऑयल है, शुगर है, सॉल्ट है, तो ऐसे डिजीजेस होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ साथ और भी डिजीजेस जैसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये इन सब का भी रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली जो हमारा डिस्कशन है वो इसी बात पर है कि लाइफस्टाइल चॉइसेस हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है आने वाले टाइम में, क्योंकि जिस तरीके का इन्वायरमेंट है हमारे चारों तरफ, अपने इंटरनल हेल्थ को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज एक ही एडिटोरियल था, तो और इसीलिए आज बस इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो नीचे दिए गए सर्वोदय IAS के टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।